A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 साइंस एनसीईआरटी। सिंस क्लास 11 साइंस एनसीईआरटी जो है वो बहुत डिटेल एनसीईआरटी है, तो उसमें से मैं सिर्फ वही टॉपिक्स और वही चैप्टर्स को पिक करूंगी जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें हम बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे। सिंस फिज़िक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है और उतने डिटेल सवाल नहीं आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अनलेस वो उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट ना हो। तो जीएस में इतने डिटेल सवाल जनरली नहीं पूछे जाते एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न। तो हम लोग आज क्लास 11 बायोलॉजी साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे सभी चैप्टर्स की पीडीएफ को शेयर कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी, जिसके लिए मैंने बहुत ही इलेबोरेट लेक्चर्स बनाए हैं, उन सब के लिंक्स को देखना, तो वो सब भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, ओनली वन टेलीग्राम चैनल। तो अगर हम बात करते हैं जैसा कि चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, अगर हम लिविंग बींग्स की बात करते हैं तो उनके कुछ करेक्टर्स होते हैं, उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से उनको लिविंग बींग कहा जाता है। मतलब अगर हम पूरे स्पेस में या पूरे जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्स की चीज़ों को अगर लिविंग और नॉन लिविंग में कैटेगराइज करना शुरू कर दें तो किन चीज़ों को हम लिविंग कहते हैं और किन चीज़ों को हम नॉन लिविंग कहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन से स्पेशल करेक्टर्स हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और एक नॉन लिविंग को हम नॉन लिविंग कहते हैं, राइट। तो अगर आप करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे या लिविंग बींग्स होंगे या लिविंग एंटिटीज़ होंगी, वो क्या होंगी, उनके अंदर एक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनके पास टिपिकल सेल होगा, है ना। रिप्रोडक्शन हो सकता है उसका एक दूसरा करेक्टर। थर्ड इज जेनेटिक कंट्रोल, फोर्थ इज ग्रोथ, फिफ्थ इज मेटाबॉलिज्म, सेंसिटिविटी, अडेप्टेशन एंड मूवमेंट। ये कुछ ट्रेड्स हैं जिनको आप बता सकते हो कि भाई ये अगर ट्रेड्स जिसमें मिलेंगे हम उसको लिविंग कहेंगे। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास सेल्स हैं, या तो एक सेल से बना होगा या मल्टीपल सेल से बना होगा वो ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहेंगे लिविंग। रिप्रोडक्शन, यू कैन अंडरस्टैंड। जेनेटिक कंट्रोल, उनके पास कोई जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए डीएनए जैसा। ग्रोथ, वो साइज में ग्रो कर रहा है। मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। सेंसिटिविटी, मतलब अगर आप उसको टच करते हैं या इरिटेट करते हैं या कोई भी स्टिमुलस है उसके लिए वो सेंसिटिव है। अडेप्टेशन, वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उसे कोई हार्श एनवायरनमेंट दे दिया, बहुत ज़्यादा हार्श होगा तो दैट ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव, बट छोटा मोटा जो स्टिमुलस होगा उसमें वो अडेप्ट करेगा। मूवमेंट, वो मोबाइल होगा। तो ये कुछ जो थी करेक्टरिस्टिक्स थी। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि ग्रोथ का क्या मतलब है। अब ग्रोथ का मतलब आप जानते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, ग्रो इन साइज, ठीक है। उनके सेल्स भी मल्टीप्लाई होते हैं और उनका साइज भी बड़ा होता है। दोनों बातें एक भी हो सकती हैं और दोनों बातें डिफरेंट भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म बड़ा हो रहा है तो उसकी सेल भी ग्रो कर रही है। अगर आप एक पर्टिकुलर सेल की बात करते हो तो सेल का साइज भी एनलार्ज हो सकता है, एक पर्टिकुलर सेल का, और पूरी बॉडी का जो साइज एनलार्ज हो रहा है उसमें मल्टीपल सेलुलर ग्रोथ भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से बात अपने हेड में समझनी पड़ेगी। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, दो चीज़ों की बात हो रही है। नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, मास भी इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक सेल है तो इस सेल का मास भी इंक्रीज हो रहा है। ये इतनी छोटी सी सेल थी, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। एंड नंबर ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये सेल मल्टीप्लाई करके 2 सेल बन जाएंगी, ये फर्दर मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएंगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से दो चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, एक तो मास इंक्रीज हो रहा है और एक नंबर इंक्रीज हो रहा है ऑफ इंडिविजुअल, आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अगर ये ग्रोथ का करेक्टरिस्टिक है। अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में तो क्या होता है, उनकी सेल एनलार्ज होती है और उनकी सेल डिवाइड होती है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो होती है ग्रोथ, देखो एनिमल और प्लांट्स के बीच में हम डिफरेंस जानते हैं, मतलब बेसिक डिफरेंस आपको पता है, प्लांट्स किसको कहते हैं, एनिमल किसको कहते हैं।
तो जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देगी। अगर आपने एक पत्ते को तो पत्ता गिर गया तो और पत्ते निकलते रहते हैं, एक टहनी को काट दिया और टहनियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बट एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी एनिमल का कोई एक लिम्ब कट कर दिया, मतलब कुछ एनिमल में एक ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में ये कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। अगर उनका एक लिम्ब कट हो गया, हाथ कट हो गया या कुछ बॉडी पार्ट कट हो गया तो वो दोबारा से रीग्रो जनरली नहीं हो पाता। देयर आर एक्सेप्शंस, कुछ एनिमल्स हैं जो कि अपने आप को रीग्रो करते हैं। तो प्लांट्स में क्या है, दिस ग्रोथ बाय सेल डिविजन अकर कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, पूरे लाइफ में उनके वो जो ग्रोथ है वो हो रही है। एनिमल्स के केस में क्या हो रहा है, दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। जो अगर आप किसी भी एनिमल की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मैमल्स की, तो आप देखेंगे कि भाई कोई भी अगर आप मैमल को देख सकते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, आप किसी बंदर को देख सकते हैं, डॉग को देख सकते हैं, उसका एक सर्टन वेट होगा, उसकी एक सर्टन हाइट होगी, वो उसको अचीव कर लेगा। ऐसा नहीं होता ह्यूमन बींग्स के केस में भी ऐसा नहीं होता कि भाई आपने 5'8" हो गए, 5'10" हो गए, 6'5" हो गए, उसके बाद आप ग्रो ही करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप 12 फुट के हो गए या 20 फुट के हो गए। एक सर्टन एज तक जो है वो ग्रोथ होती है, ओनली सर्टन एज तक। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। सेल डिवीजन अंदर होता रहेगा। आपकी जो सेल्स हैं, किसी भी एनिमल की जो सेल्स हैं, वो पुरानी सेल्स जो होती हैं वो रिप्लेस होती रहती है, नई सेल्स बनती रहती हैं, सेल का डिवीजन होता रहता है। 2 तरीके के डिवीजन की हम बात करेंगे इन्हीं चैप्टर्स में ही। एक होता था माइटोटिक डिवीजन और एक होता था मियोटिक। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो होता था वो वेजिटेटिव सेल्स में होता था और मियोसिस जो होता था वो जर्म सेल्स में होता था, मतलब जो जिसकी वजह से गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे होता था, टेस्टिस एंड ओवरीज में, जिसकी वजह से स्पर्म्स एंड ओवम बनता है। तो इसको बोलते थे माइटोसिस, मियोसिस। और जो माइटोटिक डिवीजन होती है वो पूरी बॉडी में वेजिटेटिव सेल्स, मतलब जो सेल्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उन सेल्स में जो होता है माइटोटिक डिवीजन होता है। इसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं और आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको डिटेल भी पढ़ा दूंगी माइटोटिक और मियोटिक डिविजन्स में क्या फ़र्क होता है। ओके, तो अब हम ये जान गए कि प्लांट्स में थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रोथ होती है, लेकिन एनिमल में एक सर्टन एज तक ग्रोथ होगी, सेल्स का डिवीजन होगा, सेल्स रिप्लेस होंगी टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए। भी आपकी स्किन में कट लग गया तो सेल्स रिप्लेस होंगी। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। तो ग्रोथ जो है एक डिफाइनिंग फीचर है जो कि डिफाइन करता है कि कोई एक एंटिटी, कोई एक एंटिटी बोलते हैं हम, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ओके, लिविंग भी बोल सकते हैं, नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं। अब बात आती है लिविंग के बारे में, तो हमने बात कर लिया ग्रोथ होती है। अब नॉन लिविंग की बात कर लेते हैं। नॉन लिविंग जैसे कि क्या है, पहाड़ को हम नॉन लिविंग मानते हैं, पत्थर को नॉन लिविंग, मिट्टी को, सैंड ड्यून्स को नॉन लिविंग है। लेकिन अगर आप साइज़ की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं हिमालय की हाइट जो थी 8848 थी, जो 8850 हो चुकी है। पता है आपको इस चीज़ का? हिमालय जो है वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे पहाड़ों को जानते हैं जिनका साइज़ रिड्यूस हो गया या वो नए पहाड़ बनते हैं तो वो बढ़ते हैं। तो क्या वो लिविंग है? अगर हम सिर्फ ग्रोथ को एक क्राइटेरिया मान लेते हैं तो ग्रोथ जो है वो एक सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता किसी एंटिटी को लिविंग या नॉन लिविंग कहने के लिए, क्योंकि नॉन लिविंग जो होते हैं उनका भी साइज़ बड़ा होता है, बट जस्ट द एक्यूमुलेटिंग द मटीरियल ऑन देयर एक्सटर्नल सर्फेस, मतलब वो एडअप होता रहता है, उनके अंदर मटीरियल वो बढ़ते रहते हैं। दस ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज इंटरनल। ये डिफरेंस है। जो लिविंग बींग्स होंगे उनके अंदर जो ग्रोथ होगी वो इंटरनल होगी, नॉन लिविंग के अंदर वो एक्सटर्नल होती है। मतलब एक पहाड़ है तो उसके ऊपर आपको एक्सटर्नली वो बड़ा दिखाई देगा, उसके अंदर उसकी कोर में, पहाड़ के सबसे अंदर वाली चट्टान के अंदर कोई ऐसी रिएक्शंस नहीं हो रही, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, सेल डिविजन नहीं हो रही है जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा हो। इट इज़ टू बी नोटेड दैट अ डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। इसीलिए हम बोला जाता है कि जो डेड हो गया उसका मतलब है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब यहाँ पे आपको कुछ सवाल आएंगे, देयर वुड बी फ्यू स्टूडेंट जो कि ये बोलेंगे कि जो हमारे नेल्स हैं और जो हमारे हेयर हैं वो डेथ के बाद भी कुछ देर तक बढ़ते रहते हैं। सो ओके, दैट इज़ फॉर फ्यू आवर्स, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तब तक होता रहता है बॉडी के अंदर। ये हमारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में भी है। जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि भाई आइज़ जो है वो 30 मिनट्स, या लिवर जो है उसको आपको डेड होने से पहले डोनेट करना पड़ेगा, है ना। तो उनका एक सर्टेन टाइम पीरियड है।
हार्ट जो है वो अगर आपने रोक दिया उसको तो उसको हम दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हार्ट अगर डोनेट करना है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, तो काइंड ऑफ उसके उस पेशेंट के डेथ से पहले उसको देना पड़ता है। तो यही चीज़ है। तो अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग टाइम पीरियड है कि डेथ के बाद भी वो कितनी देर तक जिंदा रहता है। तो जो कुछ हमारे जो डेड टिश्यूज हैं जैसे हेयर, नेल हैं, उनके अंदर थोड़ी सी ग्रोथ दिखती है कुछ वक्त तक, राइट। ओके, सो डेड ऑर्गेनिज्म वैसे ग्रो नहीं करेंगे कि उनका उस तरीके से साइज बढ़ रहा है और सेल डिवीजन उनके अंदर नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट फैक्टर जो था, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है कि वो एक लिविंग एंटिटी है, तो वो था रिप्रोडक्शन। मतलब कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, मतलब अपने जैसे और संतान वहाँ पे वो उत्पन्न कर सके। तो प्रोजेनी उन्हीं के जैसी दिखने वाली, पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स हैं उन्हीं के जैसे मिलते जुलते उनके बच्चे होते हैं, तो इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इनवेरिएबली और इम्प्लिसिट अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर आप रिप्रोडक्शन वर्ड बोलते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा वर्ड आएगा? सबसे पहले हम जो टिपिकल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, विच इज़ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, हम उसकी बात करते हैं। जो कि ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मीन्स से रिप्रोड्यूस भी करते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे मोनेरा की बात करेंगे, मतलब बैक्टीरियाज जिसके अंदर आते हैं। तो वो कैसे ग्रो करते हैं? मोनेरा प्रोटिस्टा में भी आप देखेंगे कि उनके अंदर क्या हो रहा है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। मतलब एक सिंगल सेल होगा, वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये फर्दर 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, बडिंग के थ्रू वो डिवीजन होता है। वो सब हमने पहले भी पढ़ा है, आप जानते हैं। तो जब आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो टिपिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो एग्जिस्ट। वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो अगर हम प्रोटिस्टा, मोनेरा, अगर हायर एनिमल्स और लोअर एनिमल्स की बात करें, या हायर ऑर्गेनिज्म या लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो हम उसमें बात करेंगे कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, विच आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, वो ग्रो करते हैं। फंगस जो है, फंगस कैसे मल्टीप्लाई करती है? मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। तो ये फंगस में भी कैसे होती है ग्रोथ? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से होती है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग, है ना, उसमें बडिंग देखते हैं। तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म, जैसा मैंने आपको बताया, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मोस्टली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। फंगस जो होती है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। तो अब हम बात ये कर रहे हैं व्हेन इट कम्स आउट टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया या एल्गी या अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम टू ग्रोथ। तो लोअर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर ग्रोथ जो है वो ग्रो कैसे करते हैं? वो जैसे ही ग्रो करेंगे वो टूट के एक और ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो उनके लिए रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक ही चीज़ें होती है। बट हायर ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते जाएंगे, उनके अंदर मल्टीपल सेल्स आती जाएंगी, अलग अलग टिश्यूज फॉर्म होते जाएंगे, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? उनके केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन 2 अलग अलग चीज़ें होंगी। मतलब ग्रोथ एक अलग चीज़ है और रिप्रोडक्शन एक अलग चीज़ है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों को सेम चीज़ माना जाता है। लोअर ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स जो होगा, वो ग्रोथ करने का तरीका जो होता है, उसकी सेल भी साथ में डिवाइड होके बड़ी हो जाती है। अब आप बात करिए कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने बात किया रिप्रोडक्शन के बारे में, हमने बोला कि रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है? अलाइव है। ओके, हमने उसको अलाइव माना, हमने उसको जिंदा मान लिया, लिविंग मान लिया हमने उसको। लेकिन अगर आप बात करते हैं म्यूल्स की, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, अगर आप बीज की कॉलोनी के बारे में, मधुमक्खियों के बारे में बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक किंग जो क्वीन होती है बी, और एक जो होती हैं वर्कर होती हैं बीज, मतलब काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, वो स्टेराइल होती हैं, वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले सकती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्टेराइल होंगी। इसी तरीके से म्यूल्स जो कि खच्चर जिसको आप बोलते हैं, वो भी वो होते हैं, स्टेराइल होते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, आपने ये भी देखा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है, आपने देखी है कि कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो कि इनफर्टाइल हैं, किसी को भी हो सकती है, मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी इनफर्टाइल हो सकता है, मतलब स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं या ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो क्या ये लोग लिविंग नहीं होंगे? या ये हनी बीज जो होंगी, क्या ये लिविंग नहीं है? ये मधुमक्खियाँ क्या जिंदा नहीं है? तो रिप्रोडक्शन भी, मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? आपके बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है गैमीट्स प्रोड्यूस करने की। मतलब गैमीट्स क्या होते थे? स्पर्म और ओवम। हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में क्लास 9 में।
स्पर्म और ओवन अगर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है तो उसको हम बोलेंगे कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, पोटेंशियल है। बट अगर कोई ऐसा ह्यूमन या कोई ऐसा एनिमल या हनी बी या कोई और भी जो नहीं रिप्रोड्यूस कर सकता उन्हीं की स्पीशी के बीच में से, तो क्या हम उसको नॉन लिविंग कहेंगे, ये सवाल है। तो ये ऐसा नहीं होता। तो हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टर। तो ये भी एक सोल डिफाइनिंग करेक्टर नहीं हो सकता। जो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर स्पीशी में से कुछ उसके ऑर्गेनिजम्स, उनको हम ये नहीं कहेंगे कि वो लिविंग नहीं है, वो डेड है, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये क्या हुआ, रिप्रोडक्शन जो है वो भी सेकंड जो फैक्टर था हमारा, वो भी एक सोल फैक्टर नहीं हो सकता कि आप किसी एनिमल को या किसी ऑर्गेनिज्म को ये कहें कि रिप्रोड्यूस कर सकता है तो जिंदा है, वरना जिंदा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फैक्टर था हमारा मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ एनाबॉलिक, मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो रही है बॉडी के अंदर, कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो रही है। जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हैं वो एनाबॉलिज्म होती है। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हमारी जो बॉडी है वो एक सिस्टम है और वो सिस्टम कभी भी शांत नहीं बैठता। आप चाहें या ना चाहें, आपने जो भी खाना खाया, आपका खाना जो होगा मेटाबोलाइज होगा, वो पचेगा, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। आप चाहें ना चाहें, आपको नींद आएगी, आप पलके झपका रहे हैं, आपका हार्ट पंप कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है, नॉट ओनली हमारी बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, उन सबको बोला जाता है टोटल को मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में दो स्टेजेस होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो ये वर्ड है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा स्टेटमेंट। तो एनाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्शन, प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप, जिससे कि कुछ बन रहा है, एनाबॉलिज्म कुछ बन रहा है। कैटाबॉलिज्म, कैटा मीन्स डिस्ट्रक्शन, उससे कुछ टूट रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनते हैं एनाबॉलिज्म से। किससे बनते हैं वो? सिंपल सब्सटेंस से, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। वो क्या हो रहा है? वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जिसके अंदर ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंस में। मतलब कैसे, आप आराम से समझ सकते हैं। रेस्पिरेशन हो गया, ऑक्सीजन लेते हैं, हमने क्लास 9 में चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने बहुत डिटेल में बात किया था कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है। ऑक्सीजन जो है हमारी लंग्स ले रही हैं, वो ऑक्सीजन जो है वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, कौन सी, जो भी पल्मोनरी आर्टरीज थी, पल्मोनरी वेन थी, पल्मोनरी वेन जो थी पिकअप कर लेती है उसको, और वो क्या करती है, पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुँचा देती है। और वो ऑक्सीजन क्या करेगी, वो अल्टीमेटली एटीपी प्रोड्यूस, मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए वो काम आएगी। ठीक है, उस रिएक्शन को हम पढ़ लेंगे। तो रेस्पिरेशन हो रहा है, रिलीजिंग वेस्ट आउटसाइड, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यूरिन एज वेल एज फीसेस। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो कैसे डेमोन्स्ट्रेट होती हैं? अब देखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ हो रही है, आप ये सोचेंगे वो इनसाइड बॉडी हो रही है। तो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं आउटसाइड कैन ऑल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम which are neither living nor non-living. Thus, these reactions in vitro are surely living reactions, not living things. तो जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो एक लिविंग रिएक्शन है। वो जहाँ पे भी हो रहा है, अगर वो किसी की बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो लिविंग रिएक्शन, अगर हो रही है तो उसे हम लिविंग कहेंगे। ये लिविंग रिएक्शन जो है वो बॉडी के बाहर भी हो सकती है। किसमें? हमारी इन विट्रो, मतलब आउटसाइड द बॉडी, एक्सपेरिमेंटल जो होती है पेट्री डिश पे भी हो सकती है। तो मेटाबॉलिज्म जो है उसको हम एक डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं। अभी तक हमने ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा क्योंकि नॉन लिविंग में भी हमको दिख रहा था, लेकिन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो एक लिविंग रिएक्शन है, उसको हम एक डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। जो भी जिंदा है, को जो भी चीज़ जिंदा कही जा सकती है, वो उसी चीज़ को हम जिंदा कहेंगे, उसी एंटिटी को हम जिंदा कहेंगे जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म क्योंकि इटसेल्फ इज अ लिविंग रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में, ये आप देख लीजिए, ये चार्ट बना के यहाँ पे दिखा दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना। सिंपल ही वही बातें जो हमने डिस्कस की हैं कि ये क्या है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है एनाबॉलिज्म, इसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें एटीपी की रिक्वायर्स एटीपी, क्योंकि एनाबॉलिक रिएक्शन है, इसमें रिलीज होता है एटीपी। एंड्रोगोनिक रिएक्शन है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, एंड्रोगोनिक रिएक्शन, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, ये सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का डिफरेंस।
नेक्स्ट फैक्टर था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हम उसी को लिविंग बीइंग कह रहे हैं जिसके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब क्या है इस बात का, सेल्स से वो बना हुआ है। जो सेल थी क्या होती है सेल, ये हम पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, क्लास 7, 8, 9 में हमने पढ़ा था। सेल्स जो होती है बिल्डिंग ब्लॉक है। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल सेल हो। हमने 2 तरीके की सेल पढ़ी थी, प्लांट सेल जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा थी सेल वॉल, है ना, एक एनिमल सेल पढ़ा था जिसके अंदर फिर एक न्यूक्लियस होता है, दोनों में होता है। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, गोल्गी अपरेटस होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स होती हैं, फूड वैक्यूल्स बड़ी बड़ी होती हैं, इसमें छोटी छोटी होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ओके, तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल है जिनके पास, आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, उनके पास एक ही सेल से बने हुए हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास बहुत सारी सेल्स हैं। यही डिफरेंस है, एक बैक्टीरिया में वो एक यूनिसेलुलर, उसके पास सिंगल सेल है, जो और जिनको हम हायर ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं उनके पास बहुत सारी सेल्स हैं। दीज जो ये सेल्स हैं इनके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग मैटर एंड सेल ऑर्गेनेलीज। ये है सेल है, उसके अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है बाहर, और ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए जो भी है वो होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे थे, तो प्रोटोप्लाज्म कह रहे थे ना। which performs several activities at the cellular level and result into various life process। और हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हम इन चैप्टर्स में भी देखेंगे। सेल का हमने स्ट्रक्चर देखा था कि भाई एक सेल होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, प्लास्टिड, सब सारी चीज़ें होती हैं। हमने उसके बारे में एक एक ऑर्गेनेली को उठा के उसका फंक्शन भी पढ़ा था क्लास 9 में, आप उस चैप्टर से रिवाइज कर सकते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जब होती है तो हम अगर कोई लिविंग है, लिविंग एंटिटी है, कोई लिविंग अगर उसको हम कहेंगे तो उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज होंगी, वो ऑर्गेनेलीज अपना अपना काम करेंगी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लिविंग। नेक्स्ट एक और फैक्टर क्या था, कॉन्शियसनेस। क्या होगा उसके अंदर, एक जो है ऑर्गेनिज्म है उसको हम कब कहेंगे लिविंग, अगर उसके पास कॉन्शियसनेस है। मतलब क्या हुआ कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेंस कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को। ओके, दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिमुलस, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। आप देखिएगा जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे ही आप उसको टच करने की कोशिश करेंगे, चलिए बैक्टीरिया आपको दिखाई नहीं देता, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसको आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता बैक्टीरिया, मतलब तो जो भी होगा ऑर्गेनिज्म उसको वो कॉन्शियस रहता है, वो कॉन्शियस रहेगा, वो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स देगा। जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर लाइट होगी, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट, इन सब से क्या होता है, जैसे ही उसके पास जाएगा तो वो रिस्पॉन्स देता है। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स एंटरिंग इन देयर बॉडीज। अब ह्यूमन जो है उसको सुपीरियर कहा जाता है, तो ह्यूमन क्या करता है, केमिकल्स और टेम्परेचर, बायोलॉजिकल स्टिमुलस के अलावा भी अगर आप बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, हो सकता है बाकी स्पीशीज़ भी कॉन्शियस हों अपने को आपको लेके, लेकिन एज फार एज ह्यूमन स्पीशी इज़ कंसर्न, होमो सेपियंस, वो कॉन्शियस हैं अपने बारे में, उनको पता रहता है कि यस यू आर पर्टिकुलर एंटिटी। तो ह्यूमंस जो है सुपीरियर हैं, उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, उनको पता है कि आप ह्यूमन हो, आपको और ज़्यादा काम करने हैं। ये तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी, बायोलॉजी, मतलब अलग अलग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सब भी कर रहे हैं तो वो सेल्फ कॉन्शियस है। देयरफॉर कॉन्शियसनेस कैन ऑल्सो बी सेड टू बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो अगर किसी के पास कॉन्शियसनेस है, वो रिस्पॉन्स कर पा रहा है, वो कॉन्शियस है अपनी खुद की एंटिटी के लिए, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज अ लिविंग बींग। ह्यूमन बींग्स के केस में इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट। अब एक इसमें एक्सेप्शन भी है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जो कि कोमा में है और उसका जो हार्ट है वो पंप कर रहा है मशीन्स के साथ और उसकी किडनी का फंक्शन भी डायलिसिस के द्वारा हो रहा है, तो क्या आप उसको, ब्रेन डेड हो चुका है वो ह्यूमन, तो क्या कहेंगे आप उसको, वो डेड है या अलाइव है? दिस इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक। आपने उसको, एक कोमा में गया हुआ पेशेंट है, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है लेकिन उसका हार्ट आपने मशीन से चला रखा है, किडनीज काम कर रही हैं, तो उसे आप लिविंग कहेंगे या डेड कहेंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट क्या फैक्टर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, जो बॉडी होगी वो अलग अलग सेल से बनती है और वो सारे के सारे कंपोनेंट बना के पूरी पूरी की बॉडी बना देते हैं। मैंने आपको बताया भी है, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, फिर उससे ऑर्गन्स बनते हैं, फिर उससे ऑर्गन सिस्टम बनता है,
और फिर पूरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होती है। यही बात है, यहाँ पे हमने लगाया भी है एक चार्ट। यस, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स होती हैं। देखिए हमारी बॉडी जो है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। एक एक तरीके की सेल जो होती हैं, एक स्पेशलाइज तरीके की सेल को हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज़ वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्लास 9 के चैप्टर में हमने पढ़ा था टिश्यू किसको कहते हैं हम। टिश्यू हम कलेक्टिव ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं या सिमिलरली वो जो है ग्रो कर रहे हैं, आई मीन सिमिलर काइंड ऑफ जो सेल्स होती हैं उनको हम कहते थे टिश्यू, जो उन्हें एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते थे। अलग अलग जो टिश्यूज़ थे वो मिलके क्या बना देते थे, ऑर्गन्स। मान लीजिए अगर आप लिवर को देखेंगे तो उसके अंदर अलग तरीके का टिश्यू मिलेगा आपको। अगर आप हार्ट को देखेंगे तो हार्ट की मसल्स अलग हैं, कार्डियक मसल्स वो पूरे टाइम चलती रहती हैं। स्ट्राइटेड मसल जो होती थी हमारी, जो हमारी मसल्स हमारे हाथ में पैर में लगी हुई हैं, वो तभी चलते हैं जब हम उनको चाहते हैं चलाना या कोई एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन में चलती हैं, पूरे टाइम नहीं चलती। हार्ट वाली मसल पूरे टाइम चलती रहती है। जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो इलेक्ट्रिक स्टिमुलस लेके काम करती हैं आगे आगे ट्रांसफ़र। तो एक तरीके की सेल्स जो हैं वो मिलके बनाती हैं टिश्यू। जब टिश्यूज़ होते हैं काफ़ी सारे इकट्ठा होकर बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन्स जो बनाते हैं ऑर्गन का पूरा सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बात करते हैं तो कितने ऑर्गन्स उसमें काम कर रहे हैं। पैनक्रियाज भी काम कर रही है, लिवर भी काम कर रहा है, मुंह से शुरू होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स काम कर रही है, इंटेस्टाइन्स काम कर रही है, स्टमक काम कर रहा है, सारे काम कर रहे हैं ऑर्गन्स। तो ऑर्गन का पूरा सिस्टम बन जाता है, फिर ये होता है एक ऑर्गेनिज्म। सेम प्लांट्स में भी ऐसा होता है, प्लांट्स की सेल टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम और पूरा का पूरा इंडिविजुअल। तो इस तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये भी एक ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है किसी भी एंटिटी को लिविंग बीइंग कहने का। कुछ और भी करेक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज। हमने कितने सारे करेक्टर्स पढ़ लिए, ग्रोथ पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें हमने। स्टिमुलस को सेल्फ कॉन्शियसनेस भी पढ़ लिया हमने, कॉन्शियसनेस। उसके सिवा भी कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कि बताते हैं कि भाई ये एक एंटिटी जो है वो लिविंग है। वो क्या होते हैं, वो होते हैं डिफ्रेंशिएशन देम फ्रॉम, जैसे कि शेप, एक पर्टिकुलर शेप होगा, एक पर्टिकुलर साइज होगा। अगर आप किसी को घोड़ा बोल दें तो आपको पता है ना कि घोड़ा ऐसा दिखता है, वो घोड़ा वैसे ही दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो घोड़ा एबनॉर्मल दिखेगा। घोड़ा किसी दिन डॉग जैसा दिखना शुरू हो जाएगा या घोड़ा जो है वो कैट जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं, वो सेम दिखेगा। देखो जेनेटिक लेवल पे एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं। कि कई बार आपने देखा होगा कि वो एक गाय लेकर आ रहे हैं, उसका एक एडिशनल उसका एक लिम्ब निकला हुआ है, एक और एक्स्ट्रा पैर है, तो वो उसको ले आते हैं। वो एक्चुअली डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो एनॉमलीज़ हैं जिस टाइम पे डेवलपमेंट हो रही है, जब वो ग्रो कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो सकती है डिफरेंट। लेकिन क्या होता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर शेप और साइज मेंटेन रहता है। लाइफ साइकिल उसका होता है, सेल्फ रेगुलेशन, वेरिएशंस, अडेप्टेशंस, हीलिंग, रिपेयर, एक्सक्रीशन, डेथ, ये सारे के सारे भी करेक्टर्स होते हैं। शेप, साइज, लाइफ साइकिल होगा उनका एक पर्टिकुलर। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म बॉर्न हुआ है और वो मरेगा ही नहीं, सबका एक एक लाइफ स्पैन है। पैरेट का अपना लाइफ स्पैन है, ह्यूमंस का अपना लाइफ स्पैन है, डॉग्स का अपना है, सबका एक्सक्रीशन होगा, डेथ होगी, सब कुछ होगा। तो दीज ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें से मैं सिर्फ वो उतना ही आपको पढ़ा रही हूँ। ये चैप्टर ऑल दो बहुत डिटेल चैप्टर है, लेकिन आपको सिर्फ उतना जानने की ज़रूरत है जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वॉज द चैप्टर 1, उसका पहला पार्ट था ये। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। Thank you so much and best of luck for your preparation.